हेलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 8। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। देव काव्या को उसके घर छोड़ देता है। काव्या देव से अंदर आने के लिए कहती है, पर देव अगली बार आने का बोलकर चला जाता है। काव्या घर के अंदर जाने लगती है तो उसे लगता है कि जैसे उसे कोई देख रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वो अपनी गलतफहमी सोचकर अंदर चली जाती है, लेकिन कोई दो आंखें थी जो उसको देख रही थी। वो और कोई नहीं, रतन सिंह का ही आदमी था जो सुबह से काव्या का पीछा कर रहा था, पर काव्या का तो उस पर ध्यान ही नहीं गया। वो आदमी रतन सिंह को फोन लगाता है। हेलो मालिक। हाँ बोल रघु। मालिक, आपकी चिड़िया किसी लड़के के साथ घूम रही थी, अभी घर पहुंची है। कौन था वो लड़का? ये तो नहीं पता मालिक। तो पता कर, कल तक मुझे किसी भी तरह उसकी पूरी कुंडली चाहिए। जी मालिक, मिल जाएगी। रतन सिंह फोन रख देता है। काव्या सलोनी से बात कर रही होती है। दी, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है। और तू बता, तेरा ट्रिप कैसा चल रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है दी, काश आप भी होते यहाँ तो हम बहुत मस्ती करते। अच्छा जी, तो फिर से स्कूल में एडमिशन ले लूँ? फिर तेरे साथ चलूँगी मैं भी, काव्या हंसते हुए कहती है। क्या दी, और अब तो मैं भी कॉलेज में आ जाऊँगी, तो आप स्कूल में एडमिशन लेकर क्या करोगे? फिर मैं भी बच्ची नहीं रहूँगी। तू अभी भी बच्ची कहाँ है, तू तो मेरी दादी अम्मा है। सलोनी हंसने लगती है। अरे दी, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ तो बताना भूल ही गई। हम लोग यहाँ से परसों निकल रहे हैं। लेकिन तुम्हारा ट्रिप तो 10 दिन का था ना? हाँ था तो, पर कुछ बच्चों को यहाँ दिक्कत हो रही है, इसीलिए हमें भी जल्दी आना पड़ रहा है। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी मैं अकेले घर बोर हो रही थी। तभी पीछे से काव्या के पास देव का फोन आता है। काव्या सलोनी से थोड़ी देर में कॉल करने को कहती है। हेलो। हाँ कहिए देव सर, कुछ काम था? हाँ काव्या, हमारे आज के प्रोजेक्ट की फाइल तुम्हारे पास है क्या? हाँ सर, मेरे पास ही है। ओह, और मैं उसे यहाँ ढूंढ रहा हूँ। और अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? और कल तुम आ रही हो ना? अब ठीक है सर, और हाँ मैं कल ज़रूर आऊँगी। देव खुश होते हुए कहता है, ओके तो फिर कल मिलते हैं। फाइल के बारे में पूछना तो सिर्फ बहाना था। देव तो काव्या की तबीयत और कल पार्टी में आने के बारे में ही पूछना चाहता था। अगले दिन देव और विक्की जल्दी उठकर अपने माँ और पापा को एनिवर्सरी विश करने जाते हैं। देव अपने माँ पापा के पैर छूकर कहता है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी माँ पापा। वहीं विक्की दोनों के गले लगते हुए कहता है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी माँ पापा। महेश जी और सरिता दोनों को थैंक यू बेटा कहकर गले लगा लेते हैं। सरिता जी की आंखें नम हो जाती हैं। विक्की सरिता जी से कहता है, क्या माँ, आज के दिन भी आप गंगा जमुना बहा रही हो? आज तो खुशी का दिन है, आज तो पार्टी करने और धमाल मचाने का दिन है, और आप रो रही हो। सरिता जी विक्की के सर पर चपत लगाते हुए कहती हैं, ये खुशी के आंसू हैं, और तुझे पार्टी और धमाल मचाने के अलावा कुछ आता है? तभी पीछे से धनंजय जी की आवाज़ आती है। हाँ बहू, बिल्कुल सही कह रही हो, एक और थप्पड़ लगाओ इसे तो। कल मुझे कह रहा है, दादू अब तो आप बूढ़े हो गए हो, आपको सत्संग करना चाहिए, कहाँ पार्टी वार्टी के चक्कर में पड़े हो। विक्की देव के पीछे छिपकर कहता है, तो माँ मैंने कुछ गलत थोड़ी ही ना कहा। इतना कहकर वो भागते हुए कहता है, अच्छा मैं मंदिर जाने के लिए तैयार होकर आता हूँ, वरना आप लोग कहोगे कि मेरी वजह से लेट हो गया, और वहाँ से भाग जाता है। सभी उसकी इस हरकत को देखकर हंसने लगते हैं। सरिता और महेश धनंजय जी के पाँव छूते हैं। धनंजय जी दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, खुश रहो मेरे बच्चों, भगवान करे हम तुम्हारी 50वीं शादी की सालगिरह भी इसी तरह मनाएं। फिर वो देव की तरफ देखकर कहते हैं, बस हमारे साथ एक और फैमिली मेंबर बढ़ जाएगा, देव की बीवी और शायद उसके बच्चे भी। ये सुनकर देव शर्मा जाता है और कहता है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप लोग आ जाओ जल्दी, और बाहर की ओर निकल जाता है। बाकी सब उसे इस तरह देखकर हंसने लगते हैं। सरिता जी, पिताजी भगवान करे ऐसा ही हो। धनंजय जी, तुम फिक्र मत करो बेटा, ऐसा ही होगा, और बहुत जल्दी होगा। वहीं काव्या सुबह उठकर अपना सारा काम पूरा करने लगती है। वो पार्टी की वजह से उसके ऑफिस की छुट्टी थी, इसीलिए उसका काम जल्दी ही पूरा हो जाता है।
फिर उसे याद आता है कि आज शाम उसे भी तो पार्टी में जाना है। फिर वो खुद ही बड़बड़ाने लगती है, क्या काव्या तू भी, पता नहीं किस झोंक में तूने सर को पार्टी में आने के लिए हाँ कर दी थी, अब भुगत। वो सोचती है राधिका से बात करती हूँ, उसके पास मेरी इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर होगा। वो राधिका को फ़ोन करती है। राधिका फ़ोन उठाती है। हेलो राधिका, कैसी है? मैं तो अच्छी हूँ, तू कैसी है? और इतनी सुबह सुबह फ़ोन, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या तुझे? यार उसके लिए ही तो फ़ोन किया है। मतलब? यार आज हमारी बॉस के यहाँ उनकी एनिवर्सरी पार्टी है और मैं जाना नहीं चाहती, मगर समझ नहीं आ रहा कि मना कैसे करूँ, क्योंकि उन्होंने खुद मुझे इनवाइट किया है, तो तू कुछ हेल्प करना। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, चली जा फिर, राधिका हंसते हुए कहती है। काव्या कहती है, मैं तो कभी ऑफिस की पार्टीज में भी नहीं आती थी, कुछ बहाना बताना जो ओड भी ना लगे और मुझे जाना भी ना पड़े। हाँ हाँ, मैं तो बहानों की दुकान लेकर बैठी हूँ कि लोग आएंगे और राधिका उनको बहाने देंगी। रुक रुक, एक काम करते हैं, तू ही मेरे साथ चल। हाँ ये सही रहेगा, थोड़ी देर जाएंगे, उनको विश करेंगे और घर आ जाएंगे, सिंपल। वाह क्या बात है, मेरे से बिना पूछे सब कुछ डिसाइड कर लिया आपने। काव्या जी, हमें भी तो कुछ बोलने का मौका दो। हाँ बोलना, मैंने कब मना किया? तो पागल हो गई है, तेरे कंपनी के ओनर की पार्टी है और तू मुझे वहाँ बिना बुलाए ले जाने को तैयार है। भांग खाकर बैठी है क्या? तू कभी किसी पार्टी में गई है? यार जब तक तू लोगों के बीच नहीं जाएगी तब तक तू उनसे कैसे घुल मिल पाएगी? कब तक ऐसा चलेगा? तो मेरी बात मान, तू जा पार्टी में, तुझे भी अच्छा लगेगा और सब तेरे ही ऑफिस के लोग तो होंगे वहाँ। एलियना को तो बुलाया नहीं होगा जो तुझे उठाकर ले जाएंगे। अच्छा अच्छा राधिका जी, मैं समझ गई, मैं चली जाऊंगी। और कोई एडवाइस बची है तो वो भी दे दो। अच्छा ये बता, तू क्या पहनकर जा रही है? तू ना साड़ी पहनकर जाना, बहुत प्यारी लगेगी। हाँ मेरी शादी है ना वहाँ, जो मैं साड़ी पहनकर जाऊंगी। शादी का तो पता नहीं, पर क्या पता कोई शादी के लिए पसंद ही आ जाए, राधिका काव्या को छेड़ते हुए कहती है। जब से तेरी शादी तय हुई है ना, तब से तेरे दिमाग में शादी के अलावा कुछ और आता है नहीं है क्या? आता है ना कि तेरी भी एक सुंदर से लड़के से शादी हो रही है, राधिका हंसते हुए कहती है। तुझे फ़ोन करके ही मैंने गलती कर दी, बाय बाय, और पार्टी एंजॉय करना, मुंह फुलाकर एक जगह बैठे मत रहना। काव्या फ़ोन रख देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, एक नंबर की पागल है ये, पर सही भी कह रही थी कि जब तक मैं लोगों से मिलूंगी नहीं तब तक मैं उनके साथ एडजस्ट कैसे हो पाऊंगी। देव अपने परिवार के साथ मंदिर होकर घर वापस आ जाता है और पार्टी की तैयारी देखने लगता है कि तभी महेश जी देव को पीछे से आवाज लगाकर अपने पास बुलाते हैं। महेश जी, बेटा कल की मीटिंग कैसी रही? तुम घर देर से आए तो मैं तुमसे पूछ ही नहीं पाया। देव, पापा वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया, काव्या ने बहुत अच्छे से सब कुछ प्रेजेंट किया और उसका ही नतीजा है हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया। महेश जी, बहुत अच्छे, और हाँ तुमने काव्या को आज शाम के लिए इनवाइट किया है? देव, जी पापा मैंने कर दिया था इनवाइट। महेश जी, अच्छा मुझे उसका फ़ोन लगा कर दो, मैं एक बार खुद भी इनवाइट कर देता हूँ। देव काव्या को फ़ोन करता है। काव्या फ़ोन उठाती है। गुड मॉर्निंग देव सर। गुड मॉर्निंग बेटा, मैं देव नहीं महेश बोल रहा हूँ। काव्या हड़बड़ाते हुए कहती है, सॉरी सर, मुझे लगा देव सर हैं। गुड मॉर्निंग सर एंड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर। महेश, थैंक यू बेटा। आज आ रही हो ना आप शाम को पार्टी में? मैं आपको खुद इनवाइट करना चाहता था पर मैं किसी काम में बिजी हो गया था तो इसीलिए नहीं कर पाया। काव्या, माय प्लेजर सर कि आप मुझे खुद इनवाइट कर रहे हो, मैं ज़रूर आऊँगी सर। महेश, ओके बेटा, तो शाम को मिलते हैं। काव्या, ओके सर। काव्या फ़ोन रखती है तो उसकी आंखें नम होती हैं। वो अपने पापा की फ़ोटो को देखते हुए कहती है, पापा पता नहीं क्यों पर जब भी मैं महेश सर से बात करती हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। उन्होंने उस दिन ऑफिस में मेरे सिर पर हाथ रखा तो लगा जैसे आपने ही मेरे सर पर हाथ रखा हो। ऐसा क्यों होता है पापा? क्योंकि उनसे तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। महेश देव को उसका फ़ोन देकर चले जाते हैं। लेकिन जब तक महेश जी काव्या से फ़ोन पर बात कर रहे थे तब तक देव के चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं हुई थी और ये सब विक्की बहुत ध्यान से देख रहा था। विक्की देव के पास आकर कहता है, भाई ये काव्या कौन है? देव, क्यों, तुझे क्या करना है? और तू काव्या को कैसे जानता है? विक्की,
जानता तो नहीं, पर जानना चाहता हूँ कि कौन है वो जिसके नाम से ही मेरे भाई के चेहरे से मुस्कुराहट गायब होने का नाम ही नहीं ले रही है। देव हड़बड़ाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और तुझे कुछ काम नहीं है क्या? जा कुछ काम कर, मुझे तो बहुत काम है, मैं तो जा रहा हूँ। और देव चला जाता है। विक्की, अब तो इन काव्या से मिलना ही पड़ेगा। शाम को देव के घर मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। 3 पीस सूट, बालों को जेल से सेट करके, ब्लैक शूज, हाथों में वॉच पहने देव किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। आज सारी लड़कियों की नज़र सिर्फ देव पर ही थी, पर देव की नजरें तो किसी और को ही ढूंढ रही थी, पर वो अभी तक आई नहीं थी। देव बहुत अच्छे से सबका वेलकम कर रहा था। विक्की, महेश, सरिता और धनंजय जी भी अपने अपने मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। तभी सामने से काव्या आती हुई दिखती है। सिंपल से ब्लैक अनारकली सूट में भी काव्या बहुत सुंदर लग रही थी। बस आज उसने बालों को खुला छोड़ा था। देव की तो काव्या से आज ना तो नजरें हट रही थी और ना ही चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो रही थी। काव्या देव को नहीं देख पाती। वो सीधा महेश और सरिता जी के पास जाती है और उन्हें फूलों को बुके देकर एनिवर्सरी विश करती है। महेश जी, थैंक यू बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम पार्टी में आई। फिर वो काव्या को सरिता जी से मिलवाते हुए कहते हैं, सरिता जी, ये है काव्या जिनके बारे में हमने आपको बताया था। सरिता जी काव्या के सिर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटा, आपके बारे में हमें इन्होंने बताया था। हमें बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आज भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का हौसला रखते हैं। काव्या की आंखें आज फिर नम हो जाती हैं और वो कहती है, थैंक यू मैम, पर ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मेरे पापा का सपना पूरा करने के लिए आप जैसे लोगों का साथ मिला है। ये इनका ऑफिस नहीं है, ये मेरा घर है बेटा। यहाँ मुझे आंटी सुनना ज़्यादा पसंद है, सरिता जी हंसते हुए कहती हैं। काव्या भी हंस देती है और कहती है, ओके आंटी, ये अच्छा है, और तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कान ही अच्छी लग रही है, आंखों में आंसू नहीं, सरिता जी कहती हैं। तभी वहाँ देव आ जाता है और कहता है, क्या बातें चल रही हैं आप दोनों में? काव्या देव को गुड इवनिंग विश करती है। सरिता जी, पहले तू ये बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? देव, मुझे आप लोगों की बोरिंग बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो आप लोगों को सिर्फ ये बताने आया था कि दादू आपको अपने किसी गेस्ट से मिलने के लिए बुला रहे हैं। सरिता जी काव्या से कहती है, बेटा तुम पार्टी इंजॉय करो, मैं अभी आती हूँ। काव्या, जी आंटी आप जाइए। देव, क्या बात है काव्या जी, आपने तो आते ही मेरी माँ को अपना फैन बना लिया। काव्या इतराते हुए कहती है, क्यों, आपको जलन हो रही है क्या? देव काव्या की इस हरकत पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता और कहता है, वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। काव्या, थैंक यू, वैसे आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। देव कुछ कहता उससे पहले ही विक्की स्टेज से अनाउंसमेंट करता है, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज हमारी खुशी में शामिल होने आए हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई देव मल्होत्रा को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। वो आए और माँ पापा के स्पेशल डे को और स्पेशल बनाने के लिए एक सॉन्ग प्रेजेंट करें। तो उनके लिए जोरदार तालियां। सब देव के लिए तालियां बजाने लगते हैं और देव गुस्से से विक्की को देखता है। काव्या देव से कहती है, क्या बात है सर, आपको गाना भी आता है? वाओ, आप तो छुपे रुस्तम निकले। देव, नहीं ऐसा नहीं है, बस कभी कभी गा लेता हूँ, प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। काव्या, फिर भी ऑल द बेस्ट सर। देव बिना कुछ बोले स्टेज पर चला जाता है और विक्की को कहता है, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। विक्की, मुझे तो बाद में देखना भाई, पहले ये देखो कि आपकी काव्या जी आपको ही देख रही हैं। आपने तो मुझे कहा था कि कोई काव्या नहीं है, तो फिर ये कौन है? और अब आपकी ये पनिशमेंट है, तो अब गाओ। विक्की देव को गिटार देते हुए कहता है। बेचारा देव अब फंस गया था। वो अपना गिटार लेकर चेयर पर बैठकर कहता है, गुड इवनिंग गाइस, आप सभी हमारी खुशी में शामिल हुए, हमें बहुत खुशी हुई। फिर देव काव्या की तरफ देखता है और गाना गाना शुरू करता है। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। फिर देव अपनी माँ को स्टेज पर ले आता है और उनके साथ डांस करने लगता है और सभी अपने पार्टनर के साथ डांस फ्लोर पर आ जाते हैं। तभी धनंजय जी को काव्या अकेली खड़ी दिखती है, तो वो उसके पास जाकर उससे कहते हैं,
अरे बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? तुम भी इंजॉय करो। काव्या, नहीं सर, मैं यहीं ठीक हूँ और मुझे वैसे भी ये डांस वगैरह अच्छा नहीं लगता। धनंजय जी अपना हाथ आगे करते हुए कहते हैं, कैन आई डांस विद यू? काव्या, पर सर मुझे डांस नहीं आता। धनंजय जी, तो मुझे भी कौन सा आता है। पर बेटा, जब भी कहीं खुशियाँ मिलती दिखें तो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और जिस काम में खुशी हो, फिर चाहे वो काम आपको आए या ना आए, उसे जरूर करना चाहिए। फिर क्या पता खुशियाँ मिले या नहीं। काव्या, सर आप कह तो सही रहे हैं, पर धनंजय जी बीच में ही बोल पड़ते हैं, पहले तो सर नहीं, तुम भी मुझे देव की तरह दादू बोल सकती हो। और हाँ, अगर तुम्हें इस बूढ़े के साथ डांस करने में कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं। काव्या हंसते हुए कहती है, सर ओ सॉरी दादू, आपसे हैंडसम इंसान तो मुझे पूरी पार्टी में नहीं मिलेगा, तो मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ। दादू और काव्या डांस फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। तभी धनंजय जी जानबूझकर डांस फ्लोर के पास गिरने का नाटक करते हैं। उनको गिरता हुआ देव देख लेता है और भागते हुए आता है। देव, क्या हुआ दादू, आप ठीक तो है ना? धनंजय जी, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तो काव्या बेटा के साथ डांस करने आया था, पर यहाँ आकर पता नहीं कैसे गिर गया। अच्छा देव, तू मेरा एक काम करेगा, अब तू काव्या के साथ डांस कर ले। तभी काव्या बीच में ही बोल पड़ती है, नहीं नहीं दादू, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, और मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि मुझे डांस वगैरह नहीं आता। धनंजय जी, मैंने तुमसे कहा था जब भी कभी खुशियाँ मिले उन्हें जी लो, छोड़ो मत, और तुम मेरी बात नहीं मानोगी। धनंजय जी उदास होने का नाटक करते हैं। काव्या, ठीक है दादू, अगर आप यही चाहते हैं तो यही ठीक है, पर आप उदास मत होइए। पर दादू, क्या पता देव सर को किसी और के साथ डांस करना हो। काव्या को देव के साथ डांस ना करने की एक यही आखिरी उम्मीद दिख रही थी। देव, अगर दादू यही चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काव्या की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और वो देव के साथ चली जाती है। दादू उन दोनों को साथ देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो यही तो चाहते थे कि देव और काव्या एक दूसरे को और अच्छे से जान सकें। देव काव्या के सामने अपना हाथ बढ़ाता है तो काव्या भी उसका हाथ थाम लेती है और दोनों फ्लोर पर आते हैं। देव जैसे ही काव्या की कमर पर हाथ रखता है, काव्या तो जैसे जम सी जाती है, उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ पड़ती है। देव तो फिर से काव्या की उन आंखों में खो जाता है, पर आज काव्या का भी यही हाल था। वो भी देव की आंखों में उसी तरह खोई हुई थी, और दोनों को इस तरह देखकर सरिता जी और धनंजय जी भी बहुत खुश थे। दोनों की तंद्रा तब टूटी जब गाना बंद होता है और विक्की सबको केक कटिंग के लिए बुलाता है। देव अपने माँ पापा के साथ स्टेज पर चला जाता है और काव्या नीचे मेहमानों के बीच खड़ी हो जाती है। पर देव था तो स्टेज पर, लेकिन उसकी नजरें काव्या पर ही थी। वो उसे भी स्टेज पर बुलाना चाहता था, पर वो उसे किस हक से बुलाता। महेश और सरिता जी केक काटती हैं और सबसे पहले एक दूसरे को खिलाते हैं। फिर धनंजय जी देव और विक्की को खिलाते हैं। देव भी अपने माँ पापा को केक खिलाता है। फिर सब स्टेज से नीचे आ जाते हैं। देव काव्या को ढूंढने लगता है, वो उसे कहीं नजर नहीं आती। अब कहाँ चली गई ये काव्या? एक जगह तो टिकती ही नहीं है। कहीं घर तो नहीं चली गई? नहीं नहीं, अगर घर जाती तो पता कर जाती। देव अपने ही उधेड़ बुन में लगा हुआ था। फिर वो काव्या को ढूंढते हुए बाहर आता है तो काव्या उसे गार्डन में एक चेयर पर बैठी दिखती है। देव उसी के पास जाकर बैठ जाता है। देव, क्या हुआ, ऐसे बाहर क्यों बैठी हो? पार्टी अच्छी नहीं लगी क्या? काव्या देव की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं सर, पार्टी तो बहुत अच्छी है, पर इतने शोर शराबे की आदत नहीं है, तो घुटन महसूस हो रही थी अंदर, इसलिए सोचा बाहर आकर थोड़ी हवा खा लूं। देव हंसते हुए कहता है, क्यों, अंदर खाना कम पड़ गया था क्या जो हवा खा रही हो? तभी हल्की हल्की बारिश की बौछारें भी पड़ने लगती हैं। देव, अब अंदर चलो, अब तो बारिश भी आने लगी है। काव्या अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहती है, सर आपने कभी इन बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस किया है? कभी बाहों को खोलकर इन हवाओं को महसूस किया है? मेरे पापा हमेशा कहते थे कि जैसे जैसे ये बारिश की बूंदें तुम्हारे चेहरे को छूती हैं, वैसे वैसे ये तुम्हारी सारी परेशानियां अपने साथ ले जाती हैं। आप भी कभी ऐसा करके देखना, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। देव हंसते हुए कहता है, बिल्कुल, जब कभी भी मुझे कोई तकलीफ होगी मैं तुम्हारा ये फॉर्मूला जरूर ट्राई करूंगा। काव्या बहुत ध्यान से देव को देख रही थी।
देव, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? काव्या, सर आप झूठ कितनी आसानी से बोल देते हैं। देव काव्या से नजरें चुराते हुए कहता है, झूठ? मैंने कौन सा झूठ बोला? काव्या, सर अगर नज़र चुराने से तकलीफ़ कम हो जाती तो पूरी दुनिया में किसी को तकलीफ़ होती ही नहीं। और मैंने एक दर्द आपकी आंखों में भी देखा है। आप चाहें तो मुझसे अपनी तकलीफ़ बांट सकते हो। कहते हैं तकलीफ़ बांटने से कम हो जाती हैं। देव, लेकिन कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो बांटने से और बढ़ जाती हैं। काव्या देव का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती हैं, सर पर अगर हम जख्मों पर मरहम नहीं लगाएंगे तो वो नासूर बन जाते हैं और ये जख्म एक दिन हमारी जान भी ले सकते हैं। आप मुझे अगर अपना दोस्त मानते हैं तो आप मुझे अपनी तकलीफ बता सकती हैं। काव्या का इस तरह बोलना देव के लिए मरहम का काम ही कर रहा था। कुछ देर तो दोनों के बीच सिर्फ खामोशी छाई रही। फिर देव बोलना शुरू करता है, मेरे पापा के एक दोस्त थे, वो डीएम थे, सुमित अंकल। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान तो थे ही, मेरी इंस्पिरेशन भी थे। मैं हमेशा से उनके जैसा ही बनना चाहता था। वो पापा को चिढ़ाते भी थे कि देख ना, तेरा बेटा बिल्कुल मेरे जैसा बनेगा, तेरी तरह बिजनेसमैन नहीं बनेगा। और मैं भी बिल्कुल उनके जैसा ही बनना चाहता था। जैसे वो बहादुर थे, लोगों की मदद करते थे और सबसे अच्छी खूबी वो एक ईमानदार इंसान थे। वो मुझे हमेशा कहते थे, बेटा देश सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता और अगर तुम्हें मिल रहा है तो तुम किस्मत वाले हो। मैं बचपन से ही सिविल सर्विसेज में जाने का सपना देखने लगा और बड़ा होते होते मेरे लिए वो जुनून बन गया था, पर मेरी किस्मत को ये मंजूर नहीं था। एक दिन खबर आई कि सुमित अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। पापा जल्दी जल्दी उनके पास जाने के लिए निकले। मैं उस दिन अपने ग्रेजुएशन का रिजल्ट देखने कॉलेज गया था और रिजल्ट भी मेरा बहुत अच्छा आया था। मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था क्योंकि मैं मेरे सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार था। पर घर पहुंचते ही मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मुझे पता चला कि सुमित अंकल का मर्डर हो गया है, वो भी बहुत बुरी तरह, जिसको एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया था। पापा को सुमित अंकल की मौत का बहुत ज़्यादा सदमा लगा था। उन्होंने काफ़ी दिनों तक घर में किसी से बात नहीं की। फिर एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। वो उस दिन भी बहुत मायूस थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मैं जानता हूँ तुम भी सुमित की तरह बनना चाहते हो, पर बेटा अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारा भी सुमित जैसा हाल देख सकूं। मुझे पता है अब जो तुमसे कहूँगा उससे मैं तुम्हें स्वार्थी लगूंगा, पर मैं अपने भाई जैसे दोस्त को तो खो ही चुका हूँ, पर तुम्हें खोना नहीं चाहता। बेटा तुम्हें मुझ में और अपने सपने के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। मैंने पहली बार पापा को इतना बेबस देखा था। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जाकर पापा के गले लग गया क्योंकि उस वक्त पापा को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और उस दिन वही मेरे सपने का भी अंत हो गया। जिस सपने को मैं जीना चाहता था वो कांच की तरह बिखर गया। फिर मैंने अपने आप को सिर्फ काम में झोंक दिया। काम के अलावा मैं कुछ सोचता ही नहीं था। जिससे मेरा कोई सपना था ये मुझे याद ही ना रहे। पर क्या करें, नींद में तो सपनों को आने से कोई नहीं रोक सकता और वही मुझे आज तकलीफ देते हैं। देव की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। काव्या की आंखें भी नम हो जाती हैं। तो फिर आपने कभी सर को समझाने की कोशिश नहीं की? देव, जख्मों को कुरेदने से वो सिर्फ तकलीफ देते हैं और मैं अपने पापा को फिर वही तकलीफ नहीं देना चाहता। अच्छा अब मैं अंदर जाता हूँ, सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। और देव अंदर चला जाता है। काव्या, सर आपकी तकलीफ के सामने मेरी तकलीफ तो बहुत छोटी है। कान्हा जी, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? काश मैं आपकी तकलीफ कम कर पाती। देव सर। तभी पीछे से काव्या को एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, तुम देव की तकलीफ दूर कर सकती हो। काव्या पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ सरिता जी थी। काव्या, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ आंटी? सरिता जी, देव तो अपने पापा से बात नहीं करेगा, पर अगर तुम उन्हें समझाओ तो वो तुम्हें बहुत मानने लगे हैं बेटा। क्या पता तुम्हारे समझाने से वो समझ जाए। बेटा मेरा देव सबकी परेशानियां दूर कर देता है, पर जब उसकी बारी आती है तो कोई नहीं होता जो उसकी परेशानी को दूर कर सके। पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है तुम उसकी तकलीफों को कम कर सकती हो। काव्या, आंटी देव सर बहुत अच्छे हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं।
सरिता जी काव्या के सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, खुश रहो बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम देव को उसके सपने तक पहुंचा सकती हो। तभी पीछे से विक्की सरिता जी को ढूंढते हुए गार्डन में पहुंच जाता है। क्या माँ, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। चलो खाना लग गया है, पापा और दादू आपका वेट कर रहे हैं। सरिता जी विक्की को काव्या से मिलवाते हुए कहती हैं, काव्या ये मेरा छोटा बेटा विवेक है। विक्की अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो काव्या, मैं विवेक, पर प्यार से सब मुझे विक्की कहते हैं, आप भी कह सकती हो। काव्या विक्की से हाथ मिलाती है। इसी बीच सरिता जी विवेक के कान पकड़कर कहती है, बड़ी है वो तुझसे और तू उसका नाम ले रहा है। विक्की स्टाइल मारते हुए कहता है, क्या माँ, आजकल जमाना मॉडर्न हो गया है, दी वी बोलने का जमाना तो अब गया। काव्या आपको कोई दिक्कत है मेरा आपको नाम लेने में। काव्या हंसते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, आप मुझे काव्या कहकर बुला सकती हैं। विक्की, देखा माँ, काव्या को कोई दिक्कत नहीं है, अब आप खुश? तो आज से हम फ्रेंड्स? विक्की काव्या से कहता है। काव्या, बिल्कुल, आज से हम फ्रेंड्स, पर दोस्ती के कुछ रूल्स भी होते हैं। विक्की, अरे आप फिक्र मत करो, विक्की जिससे भी दोस्ती करता है उसके लिए वो दोस्ती यादगार बन जाती है। चलो बेटा अब अंदर चलो, खाना लग गया है, खाना खा लेते हैं वरना इसकी बातें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। तीनों अंदर चले जाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद काव्या सबको बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल जाती है। काव्या घर पहुंचकर कपड़े चेंज करती है और हाथ मुंह धोकर जैसे ही सोने के लिए जाती है तभी काव्या के फ़ोन पर देव का फ़ोन आता है। काव्या फ़ोन उठाती है। जी सर, कहिए, कुछ काम था आपको? नहीं, वो तुम्हें सॉरी कहना था, मैं उस टाइम बिना कुछ कहे ऐसे ही उठकर चला गया था, इसीलिए सॉरी। इट्स ओके सर, आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त आपकी जगह अगर मैं भी होती तो शायद ऐसा ही करती। थैंक यू मुझे समझने के लिए। बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। देव अपनी खिड़की पर खड़ा था और उसी चेयर को देख रहा था जहां वो दोनों बैठे थे और सोच रहा था कैसे मेरे बिना बताए उसे ये पता चल गया कि मैं तकलीफ में हूँ। तुम बहुत अच्छी हो काव्या, मुझे तुम्हारी सच्चाई से प्यार हो गया है, या ये कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है काव्या। हाँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पर क्या उसके मन में भी ऐसा कुछ होगा या वो सिर्फ मुझे अपना दोस्त ही मानती है? लेकिन जब तक मुझे काव्या के मन की बात पता नहीं चल पाती मैं उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता, वरना मैं कहीं अपनी दोस्ती भी ना खो दूं। ये सब सोचते हुए देव के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वहीं दूसरी ओर रघु रतन सिंह को फ़ोन करता है। रतन सिंह फ़ोन उठाता है। हाँ रघु, बोल। मालिक, आपने जिस लड़के के बारे में पता करने के लिए बोला था उसका पता लगा लिया है मैंने। जहाँ आपकी चिड़िया काम करती है वो उस लड़के की ही कंपनी है, देव मल्होत्रा नाम है उसका, और उसके अनाथ आश्रम पर भी वही पैसा लगा रहा है। बहुत बड़े लोग हैं मालिक वो, और आज भी आपकी चिड़िया उसके घर गई थी। ठीक है, मैं अपने आप देख लूँगा, तू बस उस लड़की पर नज़र रख और मुझे बता कि वो कहाँ कहाँ जाती है और किस किस से मिलती है। ठीक है मालिक। रतन सिंह फ़ोन रख देता है और कहता है, अब लगता है कुछ बड़ा करना पड़ेगा, और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। समाप्त। आगे की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 9 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।